हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त, इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरे नंबर पर महालवाड़ी बंदोबस्त को एक साथ पढ़ा था। और उसमें हमने यह भी देखा था कि इन व्यवस्थाओं से किसको प्रॉफिट होता है और किसको लॉस होता है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीति। तो देखिए, आर्थिक नीति के अंतर्गत जैसे आज जो भारत है, अगर इसकी आर्थिक नीति को हम लोग समझेंगे तो देखिए इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है, यानी कि कृषि आता है। इसका मतलब है कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वे सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और जो दूसरे नंबर पे है, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंतर्गत आता है उद्योग, मतलब उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे तृतीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। इसमें परिवहन और संचार से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। तो देखिए, इन्हीं तीनों के आधार पे हम उस समय ब्रिटिश की नीति को समझेंगे कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी उस समय इन तीनों के आधार पे क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में समझते हैं। देखिए, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, जब तक यानी कि ब्रिटिश का जब तक अधिकार नहीं हुआ था भारत में, तब तक यहाँ पे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाद्यान्न फसलों को उत्पादित करते थे। अब क्वेश्चन आता कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। तो देखिए, ऐसी फसलें जिनका यूज़ हम लोग खाने में करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, इन सबको हम लोग खाद्यान्न फसल कहते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए, जब उनका प्रभाव भारत में बढ़ गया, तो उन्होंने वाणिज्यिक फसलों पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यह उठता है कि ये वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह एक व्यापारी कंपनी थी और इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। इसको भोजन से तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं, इसका मेन एम था कि हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो इसलिए इसने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। अच्छा, जब वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हो गया, अब इन फसलों को बाजार में बेचा भी जाने लगा, जिससे मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। अब लोगों के पास काफ़ी सारे पैसे होने लगे। लोगों के पास तो नहीं थे, लेकिन जो भी व्यापारी थे उनके पास पैसे आने लगे। अच्छा, अब जब मार्केट ओपन हो गया और लोगों के पास, माने कि व्यापारी के पास पैसे होने लगे हैं, तो अब क्या होगा, तो अब जो भी बाजार था उसमें प्रतियोगिता होने लगा और बहुत सारे व्यापारी अपनी अपनी तरह से व्यापार करने लगे। इन सब सारी चीज़ों से क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूंजी की अधिकता होने लगी। अब उसके पास काफ़ी सारे पैसे आने लगे। अब देखिए, इसी में हम एक चीज़ को और भी समझते हैं कि कृषक श्रमिक का विकास होने लगा। मतलब यहाँ पे जो कृषि होती थी, जिसको पहले लोग करते थे, उससे क्या होता था, खाद्यान्न फसल उत्पादित हुए, लोग अपना खाना पीना खाते थे। लेकिन जब वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ कि अब कृषकों के लिए स्थिति दयनीय हो गई, इनके सामने भुखमरी की भी समस्या हुई। लेकिन चूंकि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन हो रहा है तो इससे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट ही होगा। अब हम यह समझेंगे थोड़ी सी कि वाणिज्यिक फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत ऐसे फसल आते हैं जिनको उत्पादित करके हम बाजार में बेच सकें, जिससे अधिक से अधिक पैसे मिलें। जैसे कपास हो गया, नील हो गया। देखिए, हम लोग जानते हैं कपास से जो होता है कपड़े बनते हैं, और उस समय जो नील होता था, इसका कार्य होता था या तो कपड़ों को रंगा जाता था, नहीं तो और भी बहुत सारी रंगाई के कार्य में नील का प्रयोग किया जाता था। और जब हम लोगों ने भू राजस्व नीति को पढ़ा था तो हमने यह भी देखा था कि जो भू राजस्व नीतियाँ थी, ये सारी नीतियाँ ऐसी ही थी जो ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों का शोषण करती थी। अब देखिए, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को यहाँ से देख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्र को, जिसके अंतर्गत उद्योग आता है कि उद्योग का उस समय क्या स्थिति थी। तो देखिए, परंपरागत उद्योग का पतन हो गया था। मतलब जो वहाँ पे लोग थे, उस समय के जो लोग भारतीय थे, ये अपने जो भी कार्य करते थे, जैसे छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जो भी करते थे, इसका पतन होने लगा। इसके पतन के अच्छा क्या कारण थे, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे पहले, इसके बाद फिर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं।
तो देखिए राजनीतिक कारण हो गया सबसे पहली चीज़ तो। अच्छा, राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या गया कि जो देसी राज्य थे, हम लोगों ने देखा था कि देसी राज्य धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत में अधिकार करना स्टार्ट करती है और देसी राज्य जो थे इसकी समाप्ति होने लगती है। अच्छा, देसी राज्य से एक सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को ये था कि बहुत से ऐसे राजा रजवाड़े होते थे कि अगर कोई भी भारतीय अपना कोई सामान या कोई कलाकारी किया, कुछ भी बनाया है और उसका नहीं बिका है, तो ये देसी राज्य के जो रजवाड़े होते थे, जो राजा होते थे या जो मंत्री होते थे, ये उसके सामान को खरीद लेते थे, तो उसको कहीं न कहीं पैसे के उसका जुगाड़ हो जाता था। लेकिन जब देसी राज्य की समाप्ति हो गई, तो अब उन चीज़ों को खरीदने वाला कोई नहीं बचा। अब जब वो चीज़ें खरीदी नहीं जाएँगी, तो वो ये चीज़ें जो हैं बनेंगी भी नहीं, इसलिए इस तरह परंपरागत जो उद्योग था उसका पतन होने लगा। अब आर्थिक कारण में हम देखेंगे थोड़ा-सा कि इस उद्योग के पतन के एक आर्थिक कारण भी था, वो यह था कि ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। तो अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था, उसको कच्चे माल की ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा। चूँकि ब्रिटेन काफ़ी छोटा देश है, तो उसके पास तो उतने कच्चे माल हो नहीं सकते हैं, तो वे कच्चे माल कहाँ से लेके जाएगा, यहाँ अपने यहाँ से भारत से लेके जाएगा और वहाँ से तैयार हुआ माल लाके यहाँ पर बेचेगा। अच्छा, यहीं से हम एक चीज़ यह भी देखेंगे कि जो कच्चे माल होते थे, उनका उत्पादन कहाँ होता था, भारत में होता था। जैसे कपास की खेती यहाँ पे भारत में होती थी, इसके बाद क्या होता था, यही कपास ब्रिटेन पहुँचा दिया जाता था। अब इस कपास से वहाँ पे चूँकि ब्रिटेन में काफ़ी बड़े-बड़े उद्योग लग चुके थे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी, तो इस कपास से वहाँ पे अच्छे-अच्छे वस्त्र बनते थे और ब्रिटेन अब उस वस्त्र को बेचता था, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होती थी। अब देखिए हम तीसरे में पढ़ेंगे कि व्यापार के बारे में समझेंगे, व्यापार के बारे में क्या स्थिति थी। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, तो यह एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जब उसने यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, तो जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब जो ब्रिटेन में सरकार थी, ब्रिटेन की संसद, उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे, इसमें धीरे धीरे कमी करना स्टार्ट कर दिया कि इसके अधिकार में कमी करो और इसके प्रशासनिक जो अधिकार हैं उसको बढ़ा दो। तो इससे क्या हुआ कि हमने देखा कि 1813 जब आता है, तो उस समय क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर देती है, केवल चीन और चाय के व्यापार का अधिकार देती है। और क्या करती है कि 1813 ईस्वी में ही जो और भी ब्रिटिश व्यापारी थे, उन सबको यह अधिकार दे देती है कि वे भारत में आएँ और अपना व्यापार करें। इस तरह हमने देखा कि व्यापार में भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था कि वे आएँ और भारत में व्यापार करें। यहाँ से भी उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी। अब देखिए चौथा हम देखेंगे लास्ट, परिवहन। परिवहन के अंतर्गत हम क्या चीज़ देखेंगे कि देखिए जब ब्रिटिश आए यहाँ पे, तो अपने यहाँ परिवहन की उतनी अच्छी व्यवस्था थी नहीं। यहाँ पे जैसे बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, यही सारी व्यवस्थाएँ थी। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे परिवहन का तीव्र विकास करने की कोशिश की। अच्छा, इसके क्या कारण थे कि भारत में परंपरागत परिवहन था इसमें, मतलब परिवहन बहुत स्लो था, बहुत धीमा था। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर जैसे मान लीजिए उन्हें कोई कच्चा माल पहुँचाना है, यहाँ से कहीं और पे, यहाँ पे पहुँचाना है। अब चूँकि परंपरागत है, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी से यहाँ से पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हो सकता है जब तक ये कच्चा माल यहाँ पर पहुँचे, तब तक क्या हो जाए कि कच्चा माल खराब भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने परिवहन पर थोड़ा-सा जोर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसी परिवहन की व्यवस्था से ब्रिटेन में क्या हो गया था कि वहाँ पे तीव्र विकास हो गया था। तो उनको लगा कि अगर हम लोग परिवहन का विकास यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर भी हम अपने जो कच्चे माल हैं उनको आसानी से पहुँचा सकेंगे जहाँ पर चाहेंगे। तो देखिए यही कारण था कि रेलवे का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। रेलवे का विकास कोई ये नहीं था कि लोगों को ले जाके यहाँ से पहुँचाया कि यहाँ पर। उसका विकास तो ये था कि हमको कच्चा माल जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो और अगर कभी ज़रूरत पड़े कि हमारे सैनिक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम सैनिकों को पहुँचा सकें। वह लोगों को पहुँचाने के लिए रेलवे का विकास नहीं किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो 1831 ईस्वी में रेलवे का एक रेल चलाई गई थी, जिसको घोड़े की गाड़ी से खींचने की व्यवस्था थी। लेकिन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का विकास किया गया। सबसे पहले रेलवे चली, कहाँ से चली थी? बम्बई से थाड़े के बीच में, इन दोनों स्थानों के बीच में चलाई गई थी। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया कि ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीति क्या थी। अब देखिए इसके आगे की वीडियो हम क्या पढ़ते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि देखिए
धन निष्कासन के सिद्धांत के अंतर्गत वे विचार आते हैं कि जैसे जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से क्या करती थी, धन पहुंचाती थी कहाँ पे, इंग्लैंड, और इस धन के बदले में भारत को क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। तो इसी विचार को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया कि जो भारतीय धन है इसको इंग्लैंड पहुंचा दिया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन इसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं। अब देखिए किस तरह से वह धन इंग्लैंड पहुंचता था, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों पहले सबसे पहले आर्थिक मद को समझेंगे, इसके बाद प्रशासनिक मद को भी समझ लेंगे। तो आर्थिक मद मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए सरकार द्वारा ऋण लेने पर ब्याज भारतीय कोष से देना होता था। देखिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से कोई भी कर्ज लेती है, मतलब ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश सरकार की किसी भी जगह से कोई कर ले रहा है या फिर जैसे कर्ज लेता है, कुछ भी लेता है, अब उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई ये यहाँ से करते थे, जो भी भारत से राजस्व की प्राप्ति होती थी, जो भारत से पैसे मिलते थे यहाँ के व्यापार से, उन सबको इसी व्यापार से जो पैसे मिलते थे इसी से अदा किया जाता था उस कर्ज को। जैसे कोई कार्य वहाँ पे है, ब्रिटिश में कोई कार्य है, इंग्लैंड में कोई काम है, अब उसके लिए अगर कोई कंपनी ब्रिटिश सरकार कर्ज ले रही है या ईस्ट इंडिया कंपनी कर ले रही है, तो उसकी धन की भरपाई कहाँ से की जाती थी, भारत से की जाती थी। और दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए अपने उद्योग को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर और सारी छोटी छोटी चीज़ों को, समितियों को, कंपनियों को गठित किया था। अच्छा, उनके खर्चे कहाँ से होते थे, उन सब के खर्चे भी जो भारत से आय मिलता था इसी से दिया जाता था। और तीसरी चीज़ क्या होती थी कि जो वहाँ पर तैयार माल होता था भारत में, वहाँ ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, औद्योगिक क्रांति भी स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे जो अच्छे अच्छे माल बनते थे उसको भी ला के ये लोग भारत में बेचते थे, और वो भी जो पैसे आते थे कहाँ जाते थे, फिर इंग्लैंड चले जाते थे। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आर्थिक मद में कि ला के सामान तो बेच रहे हैं कहाँ पे, अपने देश में, और अपने देश में जो भी पैसे था उसको कहाँ पहुँचा दे रहे हैं, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ब्रिटेन में। अब देखिए प्रशासनिक मद को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रशासनिक मद क्या था। कि देखिए जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे, यहाँ पे जो आके इंग्लैंड से अधिकारी यहाँ आते थे, ये क्या करते थे, सिर्फ अपने खर्चे, जितना इनका खर्चा होता था उतने पैसे को यहाँ पे रखते थे, बाकी पैसे कहाँ, इंग्लैंड पहुँचा दिए गए। अच्छा, जब इनका रिटायरमेंट हो गया तो ये कहाँ चले गए, अपने देश चले गए। फिर इनको पेंशन कहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। पेंशन कहाँ से दिया जा रहा है, जो भी भारत से राजस्व प्राप्ति हो रही है, जो भी भारत से पैसे प्राप्त हो रहे हैं उन सब से इनको दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का काल था, और जो मुगल काल था, और जो ब्रिटिश काल, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत था और जो मुगल काल था, ये लोग क्या किए, ये भी भारत को लूटे बहुत अच्छे से, लेकिन ये यहीं पे रह गए और यहीं पे राजा बन गए, तो यहाँ की चीज़ों की देख रेख में लग गए, और जो पैसे लूटे थे वे कहीं न कहीं यहीं पर ही खर्च करने लगे। लेकिन ब्रिटिश के साथ क्या था, उन्होंने यहाँ से पैसे लूटे, इसके बाद ले जाके इंग्लैंड में खर्च किया, तो जिससे क्या हुआ, यहाँ की पूंजी यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से पैसे यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि धन निष्कासन का सिद्धांत था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3-4 बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देता है कि जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1867 में, इसको किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लिखा था। और तीसरी है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसको 1871 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अब देखिए एक बुक और है आर सी दत्त की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए इन चारों किताबों को देता है और ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सी दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखी है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चीज़ों को देखेंगे, बाकी इसके आगे का टॉपिक जो है उसको इसके आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।